है, अगर हमने ऐसा कोई कांड कर लिया तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। इसको याद कैसे करोगे, बहुत ही मजेदार शब्द वाइब्स, इससे याद करेंगे हम। फिर भी आप जानबूझकर अपने आप को किसी ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हो कि आप अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, तो फिर कोर्ट आपका जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ठीक है, वो उसको पूरी तरीके से वॉइड मान लिया जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए शेजर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बेंच। तो आज हम आ गए हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कंपनीज एक्ट 2013 का। काफी बार इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड आपको पता है हमारे पढ़ने का स्टाइल क्या है, हम लोग कीवर्ड्स पे बहुत बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। आपको पूरा पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा इस टॉपिक का अगर आप ये पूरा लेक्चर देखते हो बिना स्किप किए, और इसके अलावा आपको मेरे साथ में याद भी हो जाएगा अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को मानोगे, मेरे साथ साथ में याद करोगे ना, तो ये टॉपिक आप यहीं से याद करके जाओगे। इसके बाद आपको इसमें सिर्फ रिवीजन की जरूरत होगी, कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। तो आज तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसके ऊपर आए हुए जो भी एमटीपी आरटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चंस या आईसीआई मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस है वो सब भी कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, इंट्रोडक्शन मैंने सारा दे दिया है आपको, अब हम लोग बात करते हैं आगे की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी मीनिंग समझेंगे एंड ये आपको कई बार लिख कर आना पड़ेगा। अगर देखो भाई एग्जाम में ये आया ना, तो आपको इसका मीनिंग, ये पेज में जितनी बातें लिखी है वो तो लिखकर आनी ही पड़ेंगी। इसको याद कैसे करना है वो भी मैं आपको एक अच्छा सा निमोनिक दूंगी आज। चलो बात करते हैं अल्ट्रा वायर्स का। सबसे पहले बात, मतलब क्या होता है बेटा। हर चीज की तरह हमने ये भी एक लैटिन शब्द उठा लिया है बाहर से, जिसका मतलब क्या है, बियॉन्ड देयर पार्ट्स। अगर मैं आपको प्लेन इंग्लिश में बताऊं तो इसका मतलब है बियॉन्ड देयर पार्ट्स, यानी माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है, माँ नहीं, शक्तियों के बाहर जाकर अगर कुछ काम कर लिया है हमने, वो होगा अल्ट्रा वायर्स, उसको कहेंगे। अब हम कंटेक्स्ट में आ जाते हैं कि ये यहाँ पर कैसे यूज होता है कंपनीज एक्ट में। बात सुनो मेरी, याद करना शुरू करो। सबसे पहली चीज तो आप ये लिख के आओगे दैट अल्ट्रा वायर्स, द टर्म अल्ट्रा वायर्स इन इटसेल्फ मींस बियॉन्ड देयर पार्ट्स, डबल कोट्स में लिख के आओगे, ठीक है। शक्तियों का यहाँ पर शक्तियों से बाहर जाके इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, दूसरी लाइन क्या लिखोगे, एनी एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंपनी ने कोई भी काम, कांड या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अपनी पार्ट से बाहर जाके, बियॉन्ड द पार्ट्स ऑफ द कंपनी। यहां पर आप अगर टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में देखोगे ना, स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज में देखोगे तो ऐसे लिखा हुआ है, बियॉन्ड द पार्ट्स ऑफ नॉट ओनली द डायरेक्टर्स बट ऑल्सो ऑफ द कंपनी। यानी कि डायरेक्टर्स के हाथ में तो वो काम करना नहीं ही था, साथ साथ में कंपनी भी कभी वो काम नहीं कर सकती थी। कोई ऐसा काम हमने कर लिया, किसी ऐसे काम को हमने अंजाम दे दिया यहाँ पे, तो किस काम की बात हो रही है यहाँ पे। देखो बेटा, हर एक कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, यानी कि सिंपल भाषा में कहूं, अगर हम उसको डिटेल में तो हम बाद में कवर करेंगे, बट अभी के लिए बता देती हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा होता है मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनी किस लिए बनाई गई है और कंपनी जिंदगी भर क्या काम करेगी, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब कुछ मेंशन रहता है एमओए में। एंड जनरली कंपनी को उसके उस दहलीज के बाहर नहीं जाना चाहिए, उसी दायरे में रहकर काम करना चाहिए जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है। समझ में आई बात। लेकिन यहां पर कोई ऐसा एक्ट या कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर कर गए हैं विच वाज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ नॉट ओनली द डायरेक्टर्स की पार के तो बाहर था ही, कंपनी यानी पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पार के भी बाहर था वो, ऐसा कोई हमने काम कर लिया। यहां तक समझ में आई बात। तो यहाँ पर लिख लो, चाहो तो अगर याद रहे तो लिख देना, नहीं तो कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मेनली आपको ये लिख के आना है दैट इट इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनी एक्ट हैज बीन डन बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। तो सबसे जरूरी बात, बहुत बहुत जरूरी, इसको याद कैसे करेंगे, क्या इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अगर हमने ऐसा कोई कांड कर लिया तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। इसको याद कैसे करोगे, बहुत ही मजेदार शब्द वाइब्स, इससे याद करेंगे हम इसको कैसे। देखो, सबसे पहली बात, अगर कंपनी के पास में था ही नहीं वो काम और आपने कर दिया तो उसको मान लेंगे हम वॉइड। तो ये मैंने ले लिया वी यहां से वाइब्स का, ठीक है। इट विल कंप्लीटली बी वॉइड, शुरुआत से ही वो वॉइड मान लिया जाएगा, उसकी लॉ की नजर में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लॉ उसको मानता ही नहीं कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ भी था, ठीक है। समझ में आई बात, ओके। दूसरी बात, अगर वो होली वॉइड है तो ये जो चारों आगे आप देख रहे हो ना, ये बस इसी का अंजाम है बेटा, होली वॉइड होने का। सबसे पहला अंजाम क्या है, इट विल बी इनऑपरेटिव इन लॉ। वही बात हुई, लॉ की नजर में ये ऑपरेशन में है ही नहीं, कभी ये ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, इट इज नॉन एग्जिस्टेंट इन अ वे, इट इज इनऑपरेटिव। तो ये हो गया हमारा आई। समझ में आई बात। होली वॉइड, इनऑपरेटिव इन लॉ, मेरे साथ याद करो। सबसे पहले क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स होली वॉइड एंड
इज इनऑपरेटिव इन द लॉ। अच्छा, तीसरी बात देखते हैं, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी। अब भाई जब शुरुआत से वॉइड है, लॉ में कोई इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ क्या पकौड़े तलेंगे हम बैठ के? नॉट, इट विल ऑब्वियसली नॉट बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी। कंपनी को कोई मजबूर नहीं कर सकता इस कॉन्ट्रैक्ट को मानने के लिए, क्योंकि ये तो है वॉइड। तो इसीलिए बी मैंने ले लिया यहाँ पे वाइब्स का, ठीक है। इट इज नॉट बाइंडिंग, नॉट बाइंडिंग, नॉट बाइंडिंग। तो सबसे पहला जो शब्द याद रखना है वो है वॉइड, वॉइड है ये। दूसरा शब्द याद रखना है इनऑपरेटिव। तीसरा शब्द याद रखना है बी से नॉन बाइंडिंग, ठीक है, बाइंड नहीं कर सकता कंपनी को। चौथी बात याद करो मेरे साथ में, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। बेटा घुमा फिरा के वही बात है कि आप जाकर इसको एनफोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में, आप मजबूर नहीं कर सकते कंपनी को कि भाई ये बात मानो, ठीक, बिकॉज इट इज अगेन नॉन एग्जिस्टिंग। तो ये हो गया ई, एनफोर्स नहीं कर सकते, नॉन एनफोर्सिएबल हो गया ये। और लास्ट बात ये है कि ना तो ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट पर कोई भी कंपनी को सू कर सकता है और ना ही कंपनी किसी और को सू कर सकती है, ठीक है। तो सू नहीं किया जा सकता, यानी कि कोर्ट तक घसीट के ले जाया नहीं जा सकता। जो मैंने बोला था, ये जो पहला वाला पॉइंट है ना, उसी के अंजाम है ये चारों, ठीक है। अब मेरे साथ में याद करो वाइड्स का मतलब क्या है। इट इज, सबसे पहला तो इट इज होली वॉइड, वॉइड है ये, इनऑपरेटिव है लॉ में, बाइंड नहीं कर सकता कंपनी को। ई मतलब एनफोर्सिएबल नहीं है, और एस मतलब ये ना तो कंपनी को सू किया जा सकता है, ना ही कंपनी किसी और को सू कर सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाइब्स को आप याद रखना अच्छे से। अगर चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन हम आगे बात करते हैं। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, लेकिन आप कब आगे बढ़ोगे? जब आपको ये पेज याद हो जाएगा। अपने आप से वादा करो, अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस कभी तोड़ना मत बेटा, वरना आपकी अपनी नजर में जो इज्जत है ना और सीरियसनेस है जो अपने आप को लेकर, वो गिर जाती है हर बार। अगर प्रॉमिस कर चुके हो तो प्लीज इसको याद किए बिना आगे मत जाना। इसके बाद आपको इसमें इतना टाइम देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। चलो अब मेरे साथ आगे बढ़ो। जो फर्स्ट वाला पेज था वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका एक एक वर्ड आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर ये वाली लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बहुत ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख कर आना, अदरवाइज इतना नेसेसरी नहीं है। चलो बट एक बार देखना तो हमें है ही। अगर कंपनी कोई ऐसा कांड करती है या किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाती है, कोई ऐसा एक्ट करती है जो कि एमओए के बाहर की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो लिखा है उसके बाहर, बियॉन्ड दैट है, तो शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं? जो डायरेक्टर्स हैं उनको रेस्ट्रेन कर सकते हैं, कि थोड़ा सा उनके ऊपर लगाम लगा सकते हैं, उनको काबू में ला सकते हैं। किस चीज के लिए रेस्ट्रेन कर सकते हैं? फॉर एम्प्लॉइंग फंड्स फॉर एनी सच एक्ट। किसी भी ऐसे चीज में पैसा झोंकने से उनको रोका जा सकता है, क्योंकि पैसा उनके बाप दादा छोड़कर नहीं गए थे डायरेक्टर्स के। कौन छोड़ के गया है? शेयर होल्डर्स का पैसा है, वो सारा शेयर होल्डर्स ने लगाया। तो हम अपना पैसा नहीं जाने देंगे फालतू की चीजों में। हम रोक सकते हैं, रेस्ट्रेन कर सकते हैं। द डायरेक्टर्स कैन बी, द कंपनी कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एम्प्लॉइंग फंड्स इन सच एन एक्ट विच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द एमओए। और दूसरी चीज, डूइंग एनी ट्रेड्स, किसी ऐसे ट्रेड में या किसी ऐसे एक्ट में हम इनको इंडल्ज करने से रेस्ट्रेन कर सकते हैं, अगर दैट इज अदर दैन ऑथोराइज्ड, other than the terms authorized in the MOA। जो काम एमओए में लिखे हुए हैं वही हम आपको करने देंगे, उन्हीं चीजों के लिए पैसा आपको उड़ाने देंगे। उसके अलावा पैसे की तरफ बिल्कुल भी देख मत लेना। समझ में आई बात? तो रेस्ट्रेन किया जा सकता है। ये 2 लाइन आप लिख के आ सकते हो एक्स्ट्रा, अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो। और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। ओके, अब ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखकर जरूर आना। क्या बोल रही है ये इंपॉर्टेंट लाइन? ये जो सारी बातें हमने यहाँ पे बड़ी बड़ी झाड़ी कि ये पूरा वॉइड हो जाता है, इनऑपरेटिव है। क्यों है ये इनऑपरेटिव? आखिर ऐसा क्या हो गया? ये रीजन देता है, मतलब ये एनफोर्सिएबल क्यों नहीं? हम कह रहे हैं ना ये एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट में, तो क्यों नहीं है एनफोर्सिएबल बेटा? बिकॉज हम एक बात मानते हैं कि एमओए किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसी में उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा होगा, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल है, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। कोई भी आ सकता है, इट इज ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन, कोई भी आ सकता है, इसको पढ़ सकता है। आपके पास ये फ्रीडम है कि आप जाकर किसी कंपनी का पब्लिक डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हो, जिसमें कि एमओए भी आता है। तो इसका मतलब जब आप देख सकते थे तो तुम्हारी आंखें हैं या बटने? देखो, क्योंकि जब अलाउड था देखना तो क्यों नहीं जाकर देखा कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में पार्ट्स में है क्या क्या? आखिर क्यों चले गए? अगर मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाता है जो इंसान भी कंपनी से आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है वो पहले एमओए पढ़ लेगा कि क्या कंपनी की कैपेसिटी में है भी ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना या नहीं है। तो ये कहां से पता चलेगा? एमओए को इंस्पेक्ट करने से पता चल जाएगा। तो द पीपल हु आर
कॉन्ट्रैक्टिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हु आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी आर डीम्ड टू नो अबाउट द कंपनीज पार्ट्स। क्योंकि आप एमओए देख सकते हो, तो प्लीज अपनी पार का इस्तेमाल करें और जागरूक नागरिक बने, देखें जाके। और फिर भी इन स्पाइट of knowing the parts of the company, even if after that any person is entering into a contract with the company which is ultra wires, अगर फिर भी आप जानबूझकर अपने आप को किसी ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हो कि आप अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर गए, तो फिर कोर्ट आपका जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ठीक है। वो उसको पूरी तरीके से वॉइड मान लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास फ्रीडम थी, आपने नहीं किया, आपकी गलती है, आपने नहीं देखा ढंग से। फिर ये सारी की सारी चीजें कॉन्सिक्वेंसेज में आ जाएंगी। समझ आई बात? तो इसको भी अच्छी तरीके से याद करके ही आगे बढ़ना बेटा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप और इसी को डिफाइन करके आप आगे लिखोगे अच्छी तरीके से पूरा। इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखना, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं। दैट एन एमओए इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विच इज ऑलवेज ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन एंड हेंस in spite of that, if a person is entering into a contract with the company which is ultra wires, फिर भी आप अगर एंटर करते हो, then what is going to happen, then वो सारे consequences आप लिखोगे, ठीक है। because people are the people who are entering into a contract with the company are deemed to know about the company's power। इसके बाद आपका वैसे तो ये बचता है रैटिफिकेशन वाला पोर्शन बचता है, ये केस लॉ डिस्कस करना बचता है, एंड फाइनली रिकवरी एंड रिलीफ बचता है। लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल नेक्स्ट डे ही लेकर आ जाऊंगी, तब आप देख लेना। अभी तक लेकिन जितना भी हमने आज पढ़ा है ना, वो आप अच्छी तरीके से पूरा याद कर लेना, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, जरूर वेट करना, एंड देन हम इसके अच्छे से क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। क्या है ना बेटा, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है ये, इसीलिए मैं इसको एक ही पार्ट में नहीं बना रही हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो फिर 2 पार्ट्स में कर लेते हैं, ठीक है। चलो, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा, कोई इंप्रूवमेंट हो तो भी बताना, एंड आई सी इन द नेक्स्ट।